Still we know what is metabolism. Metabolism is to make the drug water soluble. तो water soluble drug को क्यों बनाते हैं? वाटर soluble इसलिए बनाया जाता है कि ड्रग शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो अब ड्रग शरीर से कैसे बाहर निकलेगा? इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है एक्सीरेशन। एक्सीरेशन यानी कि किडनी के थ्रू कोई भी जो ड्रग होता है वो बाहर निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज दिस? दिस इज नेफ्रॉन एंड here is the efferent arteriole and efferent arteriole। तब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप देखते होंगे कि नेफ्रॉन क्या काम करता है कि नेफ्रॉन जो ब्लड जो होता है उसको फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो ड्रग में क्या होगा कि ड्रग यहाँ पे आएगा और फिल्टर होगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होता है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है। तो यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग है और एक है वाटर सॉल्युबल ड्रग है। तो हम लोग पहले क्या बना दिया है, मेटाबॉलिज्म में हम लोग क्या बनाए हैं, मेटाबॉलिज्म जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे हम लोग बनाए हैं कि ड्रग को वाटर सॉल्युबल बना दिए हैं। वहाँ पे लिपिड सॉल्युबल नहीं है, जो लिपिड सॉल्युबल भी ड्रग था उसको फेज 1 फेज 2 रिएक्शन के द्वारा ड्रग को क्या किए हैं, वाटर सॉल्युबल बना दिए हैं। तब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है वही मेम्ब्रेन को क्रॉस करता था, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होता था वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता था। तब आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे ये जो ड्रग है लिपिड सॉल्युबल या फिर जो वाटर सॉल्युबल है, कौन सा ड्रग है जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा? तो यहाँ पे थोड़ा सा समय ले लीजिए और सोचिए कि क्या लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, क्या वाटर सॉल्युबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा? क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जो लिपिड सॉल्युबल है वही मेम्ब्रेन को क्रॉस करता होगा। तो ज़्यादातर के लोग का आंसर होगा कि सर जो लिपिड सॉल्युबल है वो क्रॉस करेगा, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल जो ड्रग है वो क्रॉस नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि जो दोनों टाइप का जो ड्रग है, लिपिड सॉल्युबल हो या वाटर सॉल्युबल हो, दोनों जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि जो ग्लोमलर जो होता है, जो ग्लोमलर में जो फिल्ट्रेशन होता है वो बैरियर नहीं होता है, वहाँ पे किसी भी तरह का चैनल नहीं होता है। ये क्या होता है, फेनेस्ट्रेट होता है, यानी कि इसमें जो लीकी होता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है कि छोटा 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 छेद होता है। और इसी से क्या होता है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग हो या फिर वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो सभी ड्रग यहाँ से पास हो जाता है। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ड्रग लिपिड सॉल्युबल है कि ड्रग वाटर सॉल्युबल है, दोनों यहाँ से पास हो जाएगा और यहाँ से ड्रग जो होता है बाहर यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो एक्सक्रेशन का काम यही होता है कि जो ड्रग को, जो वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होता है उसको यूरिन के द्वारा निकालना। और जितने भी सारे जो ड्रग होते हैं हम लोग जानते हैं कि किसी भी ड्रग को लिपिड सॉल्युबल हो तो उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करने के लिए जो रिएक्शन होता है उसके द्वारा उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद एक्सक्रेशन जो शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको किया जाता है, क्योंकि अगर शरीर में वो रहेगा तो क्या करेगा कि वो टॉक्सिसिटी देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा जो नॉर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट होता है वो कितना होता है, 125 ml पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में जो फिल्टर होता है जो ब्लड, यहाँ पे देखिएगा एफरेंट आर्ट्रियोल है ये, और ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, इधर से मतलब कि ब्लड आ रहा है और इधर से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये हो रहा है ये फिल्टर हो रहा है। तो ये जो फिल्टर का जो रेट है ये कितना है, 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में कितना ml ब्लड फिल्टर हो रहा है, 125 ml। तो 1 घंटे में कितना होगा, 125 इंटू 60, 7.5 लीटर पर आवर आपका जो ब्लड है यहाँ से फिल्टर हो रहा है। और हम लोग जो यूरिन निकालते हैं वही फिल्ट्रेशन होकर यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो होता है, जैसे मान लीजिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है तो इसको जो बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, ग्लोमेरुलर हो गया, लूप ऑफ हेनले है, कलेक्टिंग डक्ट है, एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल भी होता है। तो ये सभी जगह का ये अलग अलग, हम लोग जब किडनी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि जो वाटर सॉल्युबल या फिर लिपिड सॉल्युबल दोनों जो ड्रग होगा यहाँ से ये क्रॉस कर जाएगा और यहाँ से फिल्टर हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन होता है इसमें जो लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होता है और वाटर सॉल्युबल क्या होता है, फिल्टर हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि वाटर सॉल्युबल है या फिर लिपिड सॉल्युबल है, दोनों फिल्टर हो जाएगा। लेकिन अगर जो ड्रग होता है जो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है, जो एक ड्रग है जो प्लाज्मा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और प्लाज्मा के साथ क्या किया है, वो जो ड्रग है वो बाइंड कर लिया है, मतलब कि उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि उसका जो फिल्ट्रेशन होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल जो होता है यहाँ से ब्लड तो गुजर रहा है
लेकिन जो ड्रग होता है, जो प्लाज्मा के साथ जो बाइंड होता है, तो ये गुजर जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा, ये फिल्टर नहीं हो पाएगा। इसीलिए जिस ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो हाई होता है वो फिल्टर नहीं होगा। इसके साथ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग, यानी कि जो लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं, जो ड्रग सिर्फ लिपिड सॉल्युबल है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है ट्यूबुलर में, मतलब कि वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जो ड्रग होता है उसको वाटर सॉल्युबल बनाना पड़ता है, क्योंकि जब किडनी से जो अगर फिल्टर हो ग्लूमेरुलर के साथ, तो वापस जो ब्लड में ना आए, वो रीएब्जॉर्ब ना हो, इसलिए हम लोग को जो ड्रग होता है वो वाटर सॉल्युबल बनाना पड़ता है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होता है नॉट रीएब्जॉर्ब। और वाटर सॉल्युबल ड्रग क्या होता है, एक्सक्रीटेड आउट, मतलब कि किडनी के द्वारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, वहां से वो बाहर निकल जाएगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। आप लोग को याद रखना है, लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होता है वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, वो ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ट्यूबुलर के साथ वो क्या होगा, वो शरीर से बाहर निकल जाएगा यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन आप लोग को एक चीज याद रखना है कि जो एसिडिक ड्रग होता है, एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग होता है, जैसे कि एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड हो गया, जिसे एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, यानी कि जिसको एस्पिरिन बोलते हैं, अगर उसका पॉइजनिंग हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, यूरिन को एल्केलाइन बनाना पड़ेगा। तो एल्केलाइन बनाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको ध्यान देने वाली बात है कि जब भी एसिडिक ड्रग का पॉइजनिंग होता है तो मेक यूरिन एल्केलाइन, यूरिन को क्या होगा, एल्केलाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब यूरिन को एल्केलाइन बनाते हैं तो इनहिबिट करता है, रोकता है, क्या रोकता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि जब यूरिन एल्कलाइन बना दीजिएगा ना, जो ट्यूबुलर में जो रीएब्जॉर्ब होगा ड्रग, उसको वो रोकेगा। कौन सा, एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग में, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई एस्पिरिन खा लिया है, बहुत ज़्यादा एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड ले लिया है, यानी कि किसी भी एसिडिक ड्रग बहुत ज़्यादा कोई ले लिया है, उसका पॉइजनिंग हो गया है, तो आपको क्या करना है, यूरिन को एल्कलाइन बनाना है। तो एल्कलाइन इसको कैसे बनाइएगा, NaHCO3 से, NaHCO3 से, क्योंकि NaHCO3 क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जब दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या होगा, जो यूरिन होता है एल्कलाइन हो जाएगा। एल्कलाइन कहने का मतलब उसका जो पीएच होता है मोर देन 7 करना होगा। जब उसका पीएच मोर देन 7 कर दीजिएगा तो क्या होगा कि यूरिन एल्कलाइन हो जाएगा, जो एसिडिक जो ड्रग होता है वो रीएब्जॉर्ब नहीं होगा और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो जो पॉइजनिंग से बचने के लिए क्या करना होगा, आपको यूरिन को एल्कलाइन करना होगा। यूरिन को एल्कलाइन कैसे कीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट देके यूरिन को एल्कलाइन कर सकते हैं। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है कि पीएच उसका मोर देन 7 रखना है, यानी कि 7 से ज़्यादा पीएच रखना है। इसके बाद आप लोग देखते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन, यानी कि ट्यूबुलर होता है, यहाँ पे देखिएगा ये ट्यूबुलर सिक्रेशन कैसे होता है, ये ट्यूब हो गया, यहाँ से बाहर कैसे निकलता है। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, बाई पंप, अब सोडियम पंप हो गया, पोटेशियम पंप हो गया, हाइड्रोक्लोरिक पंप हो गया, तो पंप के द्वारा कैसे वो सीक्रेट होता है। तो यहाँ पे एक पेनिसिलिन ड्रग है, एंटीबायोटिक होता है, आप लोग सभी जानते हो कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है। तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होता है, इसका जब ओरल देते हैं तो ये क्या होता है कि मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर ये शरीर से बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू। लेकिन जब इसके साथ प्रोबेनासिड मिला के देते हैं तो ये क्या करेगा, लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगा। ऐसे सिर्फ पेनिसिलिन दीजिएगा तो शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग है। लेकिन जब इसी पेनिसिलिन के साथ हम मिक्स कर दिए प्रोबेनासिड, प्रोबेनासिड जब मिक्स कर देते हैं तो एंटीबायोटिक है, ये लॉन्ग एक्टिंग हो जाता है। तो ये प्रोबेनासिड क्या करता है, प्रोबेनासिड करता है जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है उसको रोकता है, क्योंकि सिंपल जब आप पेनिसिलिन देते हैं तो पेनिसिलिन जैसे ही देंगे तो ट्यूबुल के साथ वो यूरिन के साथ वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन उसमें सब हम मिक्स कर देंगे प्रोबेनासिड, यानी कि पेनिसिलिन प्लस प्रोबेनासिड दोनों को मिक्स करके देते हैं, तो क्या करता है, जो ट्यूबुलर सिक्रेशन जो पेनिसिलिन हो रहा है उसको रोकेगा और वहां से उसको ट्यूबुल को बंद कर देगा। जब बंद करता है तो क्या होता है, पेनिसिलिन यूरिन से बाहर नहीं निकलता है और वो लंबे समय तक काम करता है। तो इसीलिए लॉन्ग एक्टिंग के लिए पेनिसिलिन को क्या करना होगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन से बचाने के लिए हम लोग को क्या देना होगा, प्रोबेनासिड देना होगा।
लॉन्ग एक्टिंग के लिए क्या करना है, प्रोबेनासिड देंगे, किसके साथ, पेनिसिलिन को मिला के, तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, यानी कि लॉन्ग एक्टिंग काम करेगा, शॉर्ट एक्टिंग नहीं रहेगा। लेकिन खाली आप पेनिसिलिन दीजिएगा तो वो शॉर्ट एक्टिंग रहेगा, यानी कि कम समय तक काम करेगा। पेनिसिलिन दीजिए, 5 से 10 मिनट के बाद फिर पेनिसिलिन दीजिए, फिर 5 से 10 मिनट के बाद फिर पेनिसिलिन दीजिए। पेनिसिलिन देना है, 5 से 10 मिनट उसका काम करेगा, उसके बाद वो फिर शरीर से बाहर निकल जाएगा। फिर पेनिसिलिन दीजिए, फिर 5 से 10 मिनट काम करेगा, फिर वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए इसके अच्छा उपाय है, इसके साथ प्रोबेनासिड दे दीजिए, प्रोबेनासिड मिला के पेनिसिलिन दीजिएगा तो क्या होगा, लंबे समय तक वो रहेगा, वो यानी कि लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ट्यूबुलर सिक्रेशन समझ गए, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन समझ गए क्या होता है। अब देखिएगा कि काइनेटिक एलिमिनेशन क्या होता है। तो काइनेटिक एलिमिनेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कहने का मतलब होता है कि कोई भी दवाई आप लोग को जब दिया जाता है तो कितना समय में वो आधा हो जाता है, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। तब क्या होता है कि इस इट इज द टाइम इन विच द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग बिकम हाफ। अभी वही बोले कि कोई भी ड्रग जब आपको दिया जाएगा तो प्लाज्मा में हो जाता है, ब्लड के अंदर जाएगा, प्लाज्मा से बाइंड करता है, तो कितना समय में वो आधा हो जाता है, उसी को बोलते हैं कि हाफ लाइफ, यानी कि T1/2, टी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जो होता है कांस्टेंट इन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे ये समझिए कि काइनेटिक एलिमिनेशन क्या होगा, काइनेटिक एलिमिनेशन को बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है कि कोई भी ड्रग जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में कितना समय में वो आधा हो जाता है, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को उसके पहले समझना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ काइनेटिक, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर जो होता है उसको समझना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक समझने के लिए हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक और जीरो ऑर्डर काइनेटिक होता क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी बोला जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, तो यानी कि फ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अब फ्रैक्शन कांस्टेंट कहने का मतलब होता है कि परसेंटेज, ठीक है, किसी भी चीज़ का परसेंटेज कांस्टेंट होना। लेकिन जब भी आपको बोला जाए कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक, तो यहाँ पे होता है अमाउंट इज द कांस्टेंट। तो अमाउंट कांस्टेंट क्या होगा, यानी कि 100 mg ड्रग है, तो 100 mg जो ड्रग होता है कि कितना समय में वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 100 mg का ड्रग लिए हैं तो 1 घंटे के बाद 10 mg रिलीज हो रहा है, 10 mg रिलीज हुआ, फिर 1 घंटे के बाद 10 mg, यानी कि जैसे इसको देखिएगा इस तरह से, इसको आसानी से समझिएगा, आसानी से इस तरह से समझना है इसको कि 100 mg का ड्रग लिए हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए 100 mg का ड्रग है, 1 घंटे में 10 mg रिलीज हुआ, यानी कि 90 mg रिलीज हुआ। फिर अगले 1 घंटे में 10 mg रिलीज हुआ, यानी कि 80 mg हो गया। फिर अगले 1 घंटे में क्या हुआ, वो 10 mg यानी कि 70 mg, यानी कि वो कांस्टेंट जो है अमाउंट में वो धीरे धीरे वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, हर एक 1 घंटा में। लेकिन यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में देखते हैं तो फ्रैक्शन कांस्टेंट कहने का मतलब कि जो भी ड्रग है वो परसेंटेज में कितना कम हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा कि 100 mg का ड्रग है तो 100% यहाँ पे हो गया 100%, तो 100% के बाद इसको 90% रिलीज होना है, 90%, इसके बाद 80% रिलीज होगा, 90 का 80, इसके बाद यहाँ पे 70% रिलीज होगा। तो 1 घंटा में कितना परसेंटेज रिलीज हो रहा है, मतलब कि वो ड्रग का डोज कम हो रहा है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। लेकिन जो जीरो ऑर्डर जो काइनेटिक होता है, इसमें क्या होता है कि अमाउंट जो होता है कितना कांस्टेंट रिलीज होता है। अब यहाँ पे जैसे देखिएगा कि 100% है, ये तो टोटल 10% यहाँ पे हो गया। लेकिन जैसे ये 10% हो गया, जैसे 90% का 80% आप देखिएगा तो 10% यहाँ है, 11.1% ये खत्म हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब भी आप देखते हैं 80% तो 12.5% यहाँ पे रिलीज हुआ है। यानी कि फ्रैक्शन वाइज अगर देखा जाए तो ये सेम नहीं है, ये फ्रैक्शन वाइज तो अलग अलग है। पहले 10% ठीक है, उसके बाद जैसे रिलीज हुआ है तो कितना हो गया, 11.1 हो गया है। जैसे उसके बाद 80 यहाँ पे mg रिलीज हुआ है तो 12.5 हो गया है। तो फ्रैक्शन वाइज वो सेम तो नहीं है, लेकिन अमाउंट वाइज वो सेम रिलीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फ्रैक्शन में जो होता है वो रिलीज सेम होता है। जैसे कि 10%, फिर 10%, फिर अगला 10%, फिर अगला 10%, यानी कि 10%, 10%,
10%, 10%, यानी कि सेम फ्रैक्शन में ये रिलीज हो रहा है। तो इसीलिए जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन उसका कांस्टेंट होता है, लेकिन जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक होता है उसका जो होता है अमाउंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ तक समझ गए। अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक दिया तो परसेंटेज में इसको देखना है और इसको अमाउंट में देखना है mg में, और ये 100 mg परसेंटेज में इसको देखिएगा। ठीक है, फ्रैक्शन इज द कांस्टेंट एंड अमाउंट इज द कांस्टेंट। अमाउंट हो गया 100 mg, फ्रैक्शन यहाँ पे परसेंटेज में 180 जितना मानना है आपको मान लीजिएगा। उसके बाद रेट ऑफ द एलिमिनेशन जो होता है डायरेक्टल प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इसमें क्या होगा कि जो प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन होता है उसके ऊपर जो रेट ऑफ द एलिमिनेशन ड्रग का होता है, कितना जो बाहर निकल रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि डिपेंड करता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे, कि अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन में ज़्यादा बाइंड रहेगा तो कम रिलीज होगा, अगर कम बाइंड रहेगा तो ज़्यादा रिलीज होगा। क्लियरेंस जो होता है कांस्टेंट रहता है, क्लियरेंस बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, और टी हाफ लाइफ जो होता है वो भी कांस्टेंट रहेगा। इसको हम समझते हैं अभी आगे। उसके बाद यहाँ पे रेट जो होता है इसमें कांस्टेंट होता है, कितना रेट से निकल रहा है वो एकदम बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो क्लियरेंस रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इसमें जो क्लियरेंस रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, वो हाफ होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे, और टी हाफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये भी जो होता है कितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसमें जो टी हाफ लाइफ होता है वो डिपेंड करता है। तो लेकिन जितना सारा ड्रग होता है हम लोग को याद रखना है कि कोई भी ड्रग, दुनिया में जितना ड्रग आप देखिएगा कुछ को छोड़ के सारा ड्रग जो होता है फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक होता है उसको फॉलो करता है, यानी कि वो फ्रैक्शन को फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले समझना है कि टी हाफ लाइफ क्या होता है। तो टी हाफ लाइफ हम लोग को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी दवाई है 100 mg का, 100 mg का दवा खा लिए, अब कितना समय में वो आधा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 50 हो रहा है, टी हाफ लाइफ यहाँ पे है 6 आवर। ठीक है, 6 घंटे में क्या हो गया 50 हो गया। अगले 6 घंटे में क्या होगा, ये 50 का 50 होगा, हाफ होगा। अगले 6 घंटे में क्या होगा, इसका हाफ होगा। अगले 6 घंटे में क्या होगा, इसका हाफ हो गया। तो ये जो दवा टी हाफ लाइफ होता है तो वैसा चीज होता है, वैसा प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है कि कितना समय में दवाई जो है शरीर के अंदर वो आधा हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि 10 mg का हम दवा लिए हैं तो कितना समय में आधा हो जाएगा, यानी कि 5 mg हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं टी हाफ लाइफ बोलते हैं। टी हाफ लाइफ मतलब कि कोई भी दवाई कितना समय में वो आधा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि 100 mg का दवा लिए हैं तो 24 घंटा के बाद वो कितना होगा। ठीक है, 24 घंटा के बाद वो कितना होगा, 100 mg का आप दवा लिए हैं तो 24 घंटा के बाद कितना होगा। तो 100 mg का दवा अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे इस तरह से इसको फिर बनाना होगा आप लोग को। 100 mg, ठीक है, 24 घंटा है, 6 आवर में 50 mg, फिर अगला 6 आवर में 25 mg। अब इसका 100 का आधा तो 50 हो चुका है, लेकिन इसका जो होता है 50 mg हुआ, 50 mg का हाफ कितना होगा अगले 6 घंटे में 25 mg, कितना हो गया। उसके बाद 6 आवर, फिर कितना होगा 12.5 mg, फिर इसका 6 आवर कितना होगा 6.25 mg। ठीक है, तो ये देखिए 6 6 6 और 6 टोटल 24 आवर। 24 आवर में कितना हो गया, आपके शरीर में ड्रग कितना बच रहा है 6.25 mg मिलीग्राम जो आपके शरीर में ड्रग बच रहा है। तो इसी को बोलते हैं टी हाफ लाइफ। इसके द्वारा किसी भी ड्रग, कोई भी ड्रग आपको बोला जाए कि जैसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको कि किसी भी तरह का mg में अगर आपको ड्रग दिया जाए और बोला जाए कि ये ड्रग जो होता है कितने समय में कितना हो रहा है, तो इसको उसी तरह से निकालना है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोग को ड्रग दिया जाएगा कि 80 mg का ड्रग है, वो 12 घंटे में कितना होगा, उसका टी हाफ लाइफ 12 आवर के बाद कितना होगा, तो 6 आवर के बाद कितना हो जाएगा 40 mg। ठीक है, अगला 6 घंटा में कितना होगा 20 mg। तो यानी कि 12 घंटे के बाद ये 6 आवर 6 आवर यहाँ हो गया, तो टोटल हो गया 12 आवर। और 12 आवर के बाद जो ड्रग हमारे शरीर में जो बच रहा है कितना बच रहा है
20 mg हमारे शरीर में ड्रग बच रहा है। तो इसी तरह से किसी भी तरह का कैलकुलेशन करना पड़ेगा टी हाफ लाइफ का, तो इस तरह से कर सकते हैं कि कितने ड्रग आपको डोज दिया गया है। अगर उस ड्रग का डोज बता दिया जाएगा कि 80 mg, 50 mg, 20 mg कितना mg का ड्रग आपको दिया गया है, और उस ड्रग का अगर टी हाफ लाइफ निकालना हो तो इस तरह से 6 घंटे में कितना होगा, अगले 6 घंटे में कितना होगा, तो इस तरह से उस ड्रग का टी हाफ लाइफ निकाला जा सकता है। और यही जो होता है जीरो ऑर्डर नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक होता है उसको फॉलो करता है। यहाँ पे हमेशा परसेंटेज में फिर देख लीजिए एकदम बिल्कुल एकदम सेम अमाउंट में कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट फ्रैक्शन के साथ ये रिड्यूस हो रहा है, नहीं कि अमाउंट के साथ। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले T1/2 0.693/K। अब K यहाँ पे क्या है, K होता है एलिमिनेशन रेट, और जो एलिमिनेशन रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे K इजकल टू CL/VD यानी कि क्लियरेंस बाई VD। तो क्लियरेंस हम लोग को कैसे निकालना है, अब क्लियरेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। अगर आपको VD दे दिया गया है यानी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है कि 5 लीटर पर केजी है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और वेट अगर आदमी का 50 केजी है तो उसका क्लियरेंस कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंटू 50। ठीक है, तो क्लियरेंस हो गया 250 लीटर। तब क्लियरेंस तो इस तरह से निकाल देंगे, किसी भी आदमी का अगर क्लियरेंस किसी भी आदमी का देना पड़ेगा, कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बोला जा रहा है कि 70 केजी का आदमी है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका 8 है, तो क्लियरेंस कितना होगा, तो VD इंटू 70। ठीक है, तो कितना हो जाएगा क्लियरेंस, 70 इंटू 8 इजकल टू 560, 560 लीटर पर आवर। ये हो गया क्लियरेंस हो गया। तो इसी तरह से क्लियरेंस निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो VD है 5 लीटर दिया गया है, और यहाँ पे कितना 50 केजी का आदमी है, तो क्लियरेंस कितना हो गया, 250 लीटर क्लियरेंस हो गया। अब जब आपको क्लियरेंस दे दिया गया है, VD है, तो T1/2 तो निकाल सकते हैं। T1/2 0.693, तो इसको 7 मान लीजिए, ठीक है, 7.7 इंटू VD/CL। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.7 इंटू VD कितना है 5, और क्लियरेंस कितना है 250। तब इसको निकालिए। सो नाउ वी कैलकुलेट द टी हाफ लाइफ। तो टी हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, टी हाफ लाइफ हो जाएगा 0.014 हो जाएगा टी हाफ। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया T1/2 0.693 के हो गया, के एलिमिनेशन रेट ऑफ ड्रग का हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे के, अगर निकालना होगा तो क्लियरेंस इंटू VD। तो क्लियरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर आपको VD दे दिया गया है कितना केजी का बंदा है, यानी कि कोई भी आदमी कितना केजी का है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है, तो क्लियरेंस वहां से निकाल सकते हैं। और जब क्लियरेंस निकल गया तो उसके बाद क्या करना है कि T1/2 का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 इंटू VD बाई क्लियरेंस। क्लियरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा कि जितना भी आपका VD आया है, जितना भी क्लियरेंस आया है, उसको 0.7 इंटू VD डिवाइडेड बाई क्लियरेंस करके उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का टी हाफ लाइफ कितना आ गया 0.014। तो इस तरह से टी हाफ लाइफ आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ काइनेटिक पढ़ लिए। ऑर्डर ऑफ काइनेटिक क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, फ्रैक्शन जो होता है कांस्टेंट रहता है। जीरो ऑर्डर में क्या होगा, अमाउंट कांस्टेंट होगा। यानी कि कोई भी ड्रग अगर एलिमिनेशन होता है तो परसेंटेज जिसमें कांस्टेंट रहेगा तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, और जिस ड्रग का एलिमिनेशन रेट अमाउंट जिसमें कांस्टेंट रहता है उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक। तो जितने सारे ड्रग हैं दुनिया में, जितने सारे ड्रग हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ड्रग फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। लेकिन कुछ जो ड्रग होते हैं वो क्या फॉलो करता है, वो फॉलो करता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक कौन सा ड्रग फॉलो करता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक निमोनिक है वाट पावर। ठीक है, वाट पावर यानी कि 0 वाट का जब बल्ब आता है तो उसी को बोलते हैं 0 वाट का बल्ब हो गया तो 0 वाट, वाट पावर। ठीक है, तो W से क्या हो जाएगा, W से हो जाएगा वार्फरिन, A से होगा अल्कोहल, T से होगा थियोफाइलिन, टॉलब्यूटामाइड। अब पावर से क्या हो गया फेनिटोइन।
तो यही जो ड्रग होता है, ये ड्रग क्या होता है कि जीरो ऑर्डर जो काइनेटिक होता है उसको फॉलो करता है। लेकिन जितने सारे ड्रग होते हैं दुनिया में, जितने सारे ड्रग हैं, वो सारा ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है। लेकिन ये जो वारफेरिन हो गया, अल्कोहल हो गया, थियोफाइलिन हो गया, टोल्ब्यूटामाइड हो गया और फेनिटोइन हो गया, ये जो ड्रग है ये क्या करता है कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है। तो ये था एक्सीरेशन कि एक्सीरेशन में किस तरह से जो ड्रग होता है शरीर से बाहर निकलता है और ये कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है या फिर सेकंड ऑर्डर फॉलो करता है। टी हाफ लाइफ क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, मतलब कि कितने अमाउंट में जो ड्रग होता है कितना समय में वो आधा हो जाता है, जिसको टी हाफ लाइफ कहते हैं। तो यहाँ तक क्या हो गया, फार्माकोकाइनेटिक जो हो गया खत्म हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक।